नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पता चल रहा है न्यू क्लासिकल थ्योरी, यानी जो आपकी पहले की जो क्लासिकल थ्योरी थी उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, किस चीज़ का मॉडिफाई किया गया है, तो आपसे ये पेपर में पूछता है न्यू क्लासिकल थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसमें मैंने जो हाईलाइट कर रखा है आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं, इसमें और इससे ज़्यादा लिखने के लिए कुछ है नहीं। कह रहा है इट इज़ मॉडिफाई कॉमा एडेड टू एड इन सम वे एक्सटेंड द क्लासिकल थ्योरी, यानी क्लासिकल थ्योरीज में थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करके थोड़ा सा इसमें कुछ एक्सटेंड करके इसको थोड़ा सा न्यू क्लासिकल थ्योरीज में कन्वर्ट किया है। Its basic assumption is that the psychological and social aspect of worker as an individual and his work group ought to be emphasized in a classically view organization focus on structure, order and formal organization। अगर आपने देखा हो कि क्लासिकल थ्योरीज के बारे में कि उसमें ये सारी चीज़ें जो थी वो रूल रेगुलेशंस के हिसाब से चलती थी, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते थे, हमें सारा का सारा रूल रेगुलेशन से करना पड़ता था। ठीक है, एक ऑर्डर होता था और उस पर हमें पूरा फोकस करना पड़ता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। न्यू क्लासिकल व्यू जो है सोशल फैक्टर एंड इमोशन पे बात करता है, यानी कि न्यू क्लासिकल थ्योरी और क्लासिकल थ्योरीज़ में क्या है फ़र्क है कि जो आपका न्यू क्लासिकल थ्योरीज़ है वो सोशल फैक्टर और इमोशन इन दोनों पे भी इसमें ऐड कर दिया गया है, यानी वो तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ही है, ये दो चीज़ और इसमें ऐड हो गई है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है द हाउट्रेन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें ये चेक किया गया ह्यूमन के रिलेशन के बारे में। कह रहा था ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट ग्रू अप of the famous series of study conducted at the Western Electric Company, जो कि 1924 से लेके 1933 के बीच में इसको किया गया था। These eventually became known as the Hawtrey studies because many of them were performed as a Western Electric hardware plant near Chicago. The Hawtrey study began as an attempt to investigate the relation between level of lighting in the workplace and worker productivity, यानी इसके अंदर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यही चेक किया जा रहा था कि वर्कर्स की एबिलिटी चेक करना और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और जगह कैसी है, वो सारी चीज़ें चेक करना। चलिए चेक करते हैं। इन सम ऑफ अर्ली स्टडी द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक रिसर्चर डिवाइडेड द एम्प्लॉय इनटू टेस्ट ग्रुप who was subjected to deliberate change in lighting and control group who lighting remained the constant throughout the experiment. The result of experiment were ambiguous when the test group of lighting was improved productivity tended and increased although erratically, and when lighting condition made worse there also tendency productivity to increase the test group। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे बात कर रहा है कि एक वर्कर्स को अच्छी फैसिलिटी का मतलब है कि कंडीशन वर्क प्लेस अच्छा होना चाहिए। अगर वर्क प्लेस अच्छा है तो वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। अब सपोज़ करिए किसी वर्कर्स को आप काम तो करवा रहे हो ना, फ़ैन है वहाँ, अब गर्मी का मौसम है इतना, अगर उनसे आप ऐसे ही काम करवाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो कहीं ना कहीं आप उससे जो है काम करवाओगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी वर्कर की कंडीशंस क्या रही, यानी वर्क प्लेस कैसा है। तो यहाँ पर वही चीज़ चेक किया गया, लाइटिंग कंडीशन चेक की गई कि लाइटिंग कंडीशन अच्छी थी तो प्रोडक्शन ज़्यादा था, और जहाँ लाइटिंग कंडीशन अच्छी नहीं थी वहाँ पर जो है प्रोडक्शन यानी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। तो आप ये देख सकते हैं सोशल वेल के किस तरीके से सोशल और हेल्पफुल देखा जा रहा है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं जो इसके रिगार्डिंग है। तो उनसे क्या निकल कर आया, जो मैंने ऊपर कहानी सुनाई उसमें से क्या चीज़ निकल के आया वो ये यहाँ पर है, मेंशन है। आप अपने आंसर में भी ये पुट कर सकते हो। पहला कह रहा है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, कह रहा है फिजिकली इन्वायरमेंट एट द वर्क प्लेस डू नॉट हैव एनी मटेरियल इम्पैक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ वर्क, यानी फिजिकली इन्वायरमेंट जो है एट द वर्क प्लेस डू नॉट हैव एनी मटेरियल इम्पैक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ वर्क। वो मटेरियल पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं वर्कर्स पे तो इम्पैक्ट पड़ता है ना।
फेवरेबल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड वर्क टीम टूवर्ड देयर वर्क मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग एफिशिएंसी। किसी भी वर्कर्स की एफिशिएंसी चेक करनी हो तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक फेवरेबल एटीट्यूड होना चाहिए। फेवरेबल एटीट्यूड का मतलब है कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। अगर वो नेगेटिव में लेके चलेगा तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ सकती है। तीसरा है फुलफिलमेंट ऑफ द वर्कर। फुलफिलमेंट ऑफ द वर्कर सोशल एंड साइकोलॉजिकली नीड बेनिफिशियली इफेक्ट मोरल एंड एफिशिएंसी वर्कमैन। ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर ही होगा। एम्प्लॉय ग्रुप बेस्ड ऑन सोशल इंटरेक्शन, कहीं ना कहीं मैंने क्या कहा कि जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है वो सोशल कंडीशंस पे ध्यान दे रही है कि वर्कर्स को फैसिलिटी थोड़ी सी देनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्लीज़ आप ये पॉइंट्स ज़रूर आप अपनी कॉपी में लिख लेना, बहुत ही आगे कह रहा है एम्प्लॉय ग्रुप बेस्ड ऑन द सोशल इंटरेक्शन एंड कॉमन इन द रेस्ट एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ वर्कर परफॉर्मेंस। तो कहीं ना कहीं आप इसमें भी देखो, कह रहा वर्कर कैन नॉट मोटिवेट सोली बाय इकोनॉमिक रिवॉर्ड, मोर इम्पॉर्टेंट मोटिवेटर आर जॉब सिक्योरिटी। देखो अगर आप किसी भी वर्कर्स को अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई साहब मैं इसको रिवॉर्ड दे देता हूँ कि चल इस महीने इसने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं इसको रिवॉर्ड दे रहा हूँ, जो भी आप 10 दिन की सैलरी हो 5 दिन की सैलरी यानी इंसेंटिव जो कहते हैं, और अगले ही महीने मैंने उसने अच्छा काम नहीं किया तो मैंने उसको जॉब से निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं वो इंसेंटिव के लिए इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करा जितना वो अपना जॉब बचाना चाहता है। तो ये भी चीज़ें इसी में पता चली है। तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों से एक आइडिया लगा लोगे कि आपको किस तरीके से आपको आंसर देना है। कहानी तो बहुत कुछ है सुनाने को, बट मैं आपको सिर्फ वही पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे आप एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। तो द न्यू क्लासिकल थ्योरीज डिफाइंड द इम्प्रूवमेंट ओवर द क्लासिकल थ्योरी, ये मैंने अभी आपको बताया। इट एक्सप्लेन द वेरियस न्यू वेरिएबल एंड कॉन्सेप्ट लाइक अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे सपोज़ करो वर्कर्स काम करते हैं तो करे कोई बात नहीं, लेकिन जब रेस्ट टाइम मिलता है, जब लंच टाइम मिलता है तो वो वर्कर्स आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है। बात करने का तो है उन्हें देना चाहिए ताकि वो आपस में अपने इमोशन वगैरह शेयर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं में थी। तो कह रहा द न्यू क्लासिकल व्यू पॉइंट ऑल्सो बीन द क्रिटिसाइज द ग्रुप ऑफ टू मच क्लिनिकली पपिटरिंग ऑफ पीपल अ शॉर्ट साइन ऑफ परपेर, यानी जो चमचागिरी चाटू वाले लोग होते हैं ना उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे तो कहीं ना कहीं आप इसमें देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपकी थ्योरीज डिवाइड है वो है मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी दो ही थी क्लासिकल एंड मॉडर्न। अब आप आते हैं मॉडर्न में। तो मॉडर्न में अगर हम पढ़ेंगे द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कंसीडर द डायनेमिक कंडीशन एट अ माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, दोनों पे बात करा है, ठीक है। डायनेमिक नेचर क्या होता है, चेंजेस, परिवर्तन के हिसाब से, ठीक है ना, ये उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है। वो कह रहा है कि इट रिकॉग्नाइज द ड्रामेटिक चेंज टेकिंग द प्लेस इन अ सोसाइटी एंड आगे कह रहा है द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इज़ अ कलेक्टिव व्यू ऑफ डिफरेंट थिंकर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के ही लोग रहेंगे और उनकी जो भी थिंकिंग व्यू है, जो उनकी सोच है, उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या इसमें है। सबसे पहला है सिस्टम थ्योरीज़, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सिस्टम थ्योरी अप्रोच जो है आपका वो बात करता क्या है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। द सिस्टम अप्रोच इज़ अ पर्टिकुलर रिलेवेंट टू द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव द इलेबरेट स्ट्रक्चर एंड द एम्बिट आर लार्ज सोशल, यानी यहाँ पर जो बात कर रहा है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कह रहा है सिस्टम अप्रोच पर्टिकुलरली रिलेवेंट टू स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सभी को क्या कर दिया जाए, एडजस्ट कर दिया जाए। सभी को एडजस्ट करना है, पॉलिटिकल भी, सोशल भी और इकोनॉमी इन्वायरमेंट भी, सारी चीज़ों में। According to the open system perspective, organizations survive and grow by drawing input from the environment which process internally to produce its output, यानी ऐसा environment तैयार करना जहाँ सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इन्वायरमेंट हो, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव हो सके
और इनपुट यानी रॉ मटेरियल को हम अच्छे से कन्वर्ट कर सके आउटपुट में। तो आइए इसके पॉइंट्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं, आप फीचर्स यहाँ देख सकते हैं। कह रहा है द सिस्टम इज़ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड बाय सेपरेट एलिमेंट। जो सिस्टम ग्रुप है, सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड बट सेपरेट एलिमेंट। एक दूसरे से जुड़े तो हैं लेकिन एलिमेंट जो होंगे वो सारे क्या होंगे, एक सेपरेट होंगे। ठीक है, यानी सिस्टम ग्रुप इंटर रिलेटेड हैं। जैसे अगर मैं कहूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, सेल डिपार्टमेंट पार्ट है, और आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट पार्ट है, लेकिन वो सारे सेपरेट एलिमेंट पे काम कर रहे हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट मस्ट बी ऑर्डरली। इसे ऑर्डरली थ्रू किया जाएगा कि भाई ऑर्डर में होना चाहिए, पहले क्या होना फिर क्या। और देयर मस्ट बी प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। भैया कम्युनिकेशन तो ज़रूरी है, बिना कम्युनिकेशन के तो बात ही नहीं हो सकती है। एंड फाइनली इंटरेक्शन शुड बी लेड अचीव द कॉमन गोल। और ये जितने भी काम कर रहे हैं लोग, जिनका सेपरेट एलिमेंट है लेकिन गोल एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बात है जो सिंपली यहाँ पर किया गया है। ये तो ही हो गया इसमें। अगर आपको थोड़ा सा और बढ़ाना है अपने चीज़ को, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं पॉइंट्स अगर आप यहाँ है तो बहुत सारे कहीं ना कहीं। अब इसके एडवांटेज आप लिख लो कहीं ना कहीं। मैं कह रहा हूँ एडवांटेज आप लिख लोगे तो बहुत समझ में आ जाएगा। खैर आपको ये कितना तो समझ में आ गया है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करना, सिस्टम अप्रोच में क्या है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करना जिसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकली एंड सोशल सारी चीज़ें मिक्सअप हो, सारे काम एक तरह से कॉमन गोल के हिसाब से करिए, शुरू से ही करते हुए आ रहे हैं। तो इसके क्या एडवांटेज है, अभी आपने फीचर्स पढ़े, अब आप एडवांटेज करें। इट्स प्रोवाइड यूनिफाइड फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट। सारे एक जैसे काम करेंगे, एक ही एफर्ट पे काम करेंगे। इट्स प्रोवाइड मैनेजर अपॉर्चुनिटी ऑफ लुकिंग एट ऑर्गेनाइजेशन होल विच द ग्रेटर दैन द सम ऑफ द पार्ट। भाई साहब ये मैनेजर का काम ही होगा कि सारी चीज़ों को अच्छे से देखे और उसके रिगार्डिंग जो भी अगर कमी आ रही है उसको सॉल्व करे। दिस थियरी ट्रीट द ऑर्गेनाइजेशंस ओपन सिस्टम, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सारी चीज़ें, क्योंकि डायनामिक नेचर की है तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना, तो इसलिए ये जो थ्योरी है ये कह रहा है कि ओपन सिस्टम के रिगार्डिंग है। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन मल्टी लेवल ऑफ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लाइक माइक्रो एंड मैक्रो एस्पेक्ट। माइक्रो और मैक्रो एस्पेक्ट का मतलब है, एक होता है देखो इन्वायरमेंट दो टाइप के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो तो चलो जिस पे हम थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैक्रो पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हमारा का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता, जिसमें आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आ जाता है, सोशल इन्वायरमेंट आ जाता है, बाहर ऊपर लेवल वाले। ठीक है, जिन पर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं है। ये मैं आपको पढ़ाऊँगा जब हम आगे पढ़ रहे होंगे। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं। MCO 5 में आपको मिल जाएगा। खैर मैं ये अपलोड कर दूंगा दोबारा से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे कह रहा है द सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल वेरिएबल बिकॉज इवेंट मे बी प्रोडक्ट ऑफ मैनी फैक्टर इन विच टर्न मे बी इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के डिपेंडेबल ही है कि अगर एक काम अगर नहीं हो पाया तो दूसरा भी नहीं होगा। क्योंकि आप भी देखिए ना कि जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं करेगा तो सेल डिपार्टमेंट सेल कहाँ से कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पॉइंट्स में क्लियर हो गई हैं। तो यही पूछता है ज़्यादातर, और कुछ नहीं पूछता, और इसमें इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। तो मे भी आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि आपको थोड़ा सा पढ़ा दिया और बाकी के लिए आप खुद पढ़िए, नहीं, आपको सारी चीज़ें यहीं मिलेंगी A to Z। बस आपका काम है कि आपके लिए अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलो। आपके बेनिफिट के लिए ही है, क्योंकि इग्नू की क्लासेस में अगर आपको समझ में आती तो बात ही क्या थी, बट खैर वो तो समझ में आती नहीं है, या हम क्लास ही नहीं ले पाते हैं, इतना टाइम हो जाता है। तो हमारा यही काम है कि हम आपको अच्छे से इस चीज़ को प्रोवाइड कराएं। तो ये वीडियो आपकी
ख़त्म हो गई ब्लॉक 1 की चैप्टर यूनिट 2, यानी चैप्टर 2 ही बोल सकते हैं। अब इसमें तीसरा चैप्टर है, उसके बाद ये ब्लॉक 1 ख़त्म हो जाएगा, दैन ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 5 ऐसे चलते रहेंगे। तो ये सब कराने के बाद आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आराम से आप इसे कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।